सांप निकल गया, अब लाठी मार रहे हैं। जस्टिस वर्मा किस किस से बात कर रहे थे, एसएचओ किस किस से इंस्ट्रक्शंस ले रहा था, कौन उनको कह रहा था एसएचओ को, ऊपर से जो फोन आ रहे थे कि भी इसको हटाने दो। डीडी एंट्री कर दी जाती, जो नोट नहीं जल लगे हुए हैं उनकी एक इन्वेंट्री बना के उसको मालखाने में जमा करा लेते। जजेस को छोड़ के किसी पुलिस वाले के यहाँ मिलता, किसी नेता के मिलता, किसी ब्यूरोक्रेट के मिलता, किसी वकील के मिलता। पुलिस या कोई भी तफ्तीशी एजेंसी वहां तो सर्च करती बल्कि उस घर की भी तलाशी लेती। नॉर्मल कोर्स में ये होता, उनको इनकम टैक्स को इन्फॉर्म करना चाहिए था, उनको ईडी को इन्फॉर्म करना चाहिए था। 24 घंटे के अंदर ये पता चल जाता है कि भाई ये पैसा कहाँ से आया है, किसका पैसा है, किसने दिया। दिल्ली फायर ब्रिगेड का एक जो जवान है उसने जो जज साहब के स्टोर रूम में उन नोटों को जलते हुए कहा था महात्मा गांधी जल रहे हैं। सीनियर जज थे दिल्ली हाई कोर्ट के, तो उन्होंने कहा था कि भाई आगे टाइम ऐसा आएगा जब जजेस को पब्लिक जूते मारेगी। बाद में वो एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने। उन्होंने 2002 में ये कहा था, आज 2025 है, जो इम्यूनिटी मिली हुई है उसके नाम पे ना ये निरंकुश हो गए हैं। आज प्राइम मिनिस्टर के बारे में आप सारी जानकारी ले सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में ले सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के बारे में ले सकते हैं। कोई क्राइम करेगा तो वो उसी दौर से उसको गुजरना पड़ेगा। तो ये कोई भगवान तो हो नहीं गए। जुडिशरी के प्रति बहुत नाराजगी है, आम लोगों का भरोसा खत्म हो गया है। जिस हिसाब से जुडिशियल ऑफिसर काम कर रहे हैं तो ये इंस्टीट्यूशन समझो तबाह हो गया। जो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। आज हमारे साथ हैं करण सिंह साहब। करण सिंह साहब न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। करण सिंह साहब दिल्ली हाई कोर्ट के एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं। साथ ही साथ ये लगभग 35 साल से दिल्ली के विभिन्न अदालतों में प्रैक्टिस कर रहे हैं। करण सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हर्ट्स में। सर, आज हिंदुस्तान की जुडिशरी एक बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। बड़े दुख की बात है कि हमारे एक हाई कोर्ट के जज के घर से कुछ जले हुए नोटों की बोरियां मिलती हैं। 5-6 दिन तक वर्चुअली पब्लिक की नज़रों से उसको दूर रखा जाता है। और तो और जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पुलिस को या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को या हाई कोर्ट अथॉरिटीज को फॉलो करने चाहिए, वो लगता है फॉलो नहीं किए गए हैं। आपका सर इसमें क्या मानना है? क्या है ये सारा मामला? अगर एक आम सरकारी नौकर को 50 रुपए की रिश्वत के लिए 20 साल तक कोर्ट के एड़ियां घिसनी पड़ती हैं और फिर उसके बाद उसको 3 साल की सजा हो जाती है, यहाँ पर हमारे हाई कोर्ट के जज के पास इतना पैसा मिलता है एलिजिडली और कोई कार्रवाई नहीं होती। आपका इसमें क्या कहना है सर? क्या वो एसओपी जो फॉलो करने चाहिए थे वो किए गए या जस्ट इसको रैप अप करने की कोशिश की गई? जनरली क्या होता है कि जब भी किसी पुलिस को कोई कॉल मिलती है, कहीं पे वो जाते हैं, ऐसी आग लगने की घटना हो या कहीं पे कोई क्राइम हुआ हो, तो वो जाते हैं, वहाँ के हालात का मुआयना करते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब वहाँ पे जो आर्टिकल्स जले थे या जो उन्होंने वहाँ पे देखा, जो बाद में वीडियो आए या पब्लिक ग्लेयर के अंदर जो चीज़ें आई कि वहाँ पे नोटों की बोरियां मिली, तो उस पार्ट पे मैं ये 100% कह सकता हूँ कि पुलिस वालों का इसमें फेलियर है। दिल्ली पुलिस एक बहुत अच्छी पुलिस है, प्रोफेशनल लोग हैं, बहुत अच्छे से तफ्तीश करना जानते हैं। तो ऐसे क्या हालात थे, कोई ना कोई उनको इन्फ्लुएंस कर रहा था या क्या उनके ऊपर प्रेशर था। और पूरे देश में बहुत हल्ला है, जुडिशरी के प्रति बहुत नाराज़गी है, आम लोगों का भरोसा ख़त्म हो गया है। जो वहाँ पे पता चला कि जी जो रिपोर्ट चीफ जस्टिस ने इनक्लोजर लगा के जो एक प्रेस रिलीज के माध्यम से प्रकाशित हुई, वो 25 पेज की रिपोर्ट प्लस वीडियो प्लस फोटोज, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा से जो भी जवाब तलब किया गया चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट ने, और पुलिस कमिश्नर से जो उनको सूचना मिली, वो वीडियो, वो फोटो या पुलिस ने जो भी वहाँ पे देखा, तो उनके इनक्लोजर लगा के चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजा है। तो वहाँ जो उन्होंने लिखा है कि जी कुछ अधजले नोटों की बोरियां, 5-6 बोरियां उसमें जिक्र है। तो बोरी बहुत बड़ी होती है, एक बोरी 100 किलो की होती है। तो जब ऐसे आर्टिकल वहाँ पर थे तो पुलिस की ये ड्यूटी बनती थी। पुलिस एक प्रोफेशनल एजेंसी है जो बड़े से बड़े बिगड़े केसेस को सॉल्व करते हैं। दिल्ली पुलिस एक एफिशिएंट पुलिस है और अगर वो आंखें मूंद लें तो वो हाथी को भी निकल जाने देंगे, अगर वो ना चाहें तो वो सुई को भी पार ना होने दें। बिल्कुल ठीक।
पाताल से आदमी को ले आते हैं, और लेकिन जब वो आंख मूंद लेते हैं तो उनके सामने चाहे जो मर्जी करते रहो, कुछ भी हो जाता है। तो उनका उस दिन पहली ड्यूटी ये बनती थी कि जहाँ पे ये सब मिला, आग बुझाने के बाद में उस वकवाए वारदात को, जो अकरेंस जिस कमरे के अंदर हुई, उसको वो सील करते, जिससे कि वहाँ पे जो एविडेंस है वो डिस्ट्रक्ट नहीं होती, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन उसकी नहीं होती। जैसा कि जिस चिट्ठी की और जिस कम्युनिकेशन की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसी के अंदर लिखा हुआ है, जो चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट है वो ये कहते हैं कि 15 तारीख की सुबह वहाँ पे मौजूद एक गार्ड ने बताया कि 15 तारीख की सुबह कुछ आर्टिकल्स को यहाँ से हटाया गया, आंखें मूंद ली गई, एक तरीके से उनको परमिशन अपना दी गई या उनको मौका दिया गया कि भाई उस चीज को वहां से रिमूव कर दें, अदरवाइज वो वहां से हटाई नहीं जानी चाहिए थी। उसको सील कर देते तो वो कहीं पे भी नहीं जाती और वो वहीं पे होती, और जब सील लग जाती तो कोई उनको वहां से रिमूव नहीं कर सकता। 11:15 की अगर ये घटना है तो 1-2 घंटे जो पुलिस को और फायर ब्रिगेड को वहां लगे हैं, तो उस बीच में जो जांच के दायरे में है या जो अभी सुनने को मिल रहा है कि भाई इनके फोन जो है सीज कर लिए गए हैं, तो किसने किससे बात करी, एसएचओ को किसने बात करी, उनको जो आर्टिकल हटाने दिए किसकी अनुमति से हटे, जस्टिस वर्मा किस किस से बात कर रहे थे, एसएचओ किस किस से इंस्ट्रक्शंस ले रहा था, पुलिस की हायरार्की में कौन लोग हैं जो उनको ये हिदायत दे रहे थे, किसके बिहाफ पे दे रहे थे, कौन उनको कह रहा था एसएचओ को, ऊपर से जो फोन आ रहे थे कि भाई इसको हटाने दो। क्योंकि सीआरपी वाले नॉर्मल कोर्स में वो इन चीजों में नहीं पढ़ते, उनका बंदूक लेके गेट पे खड़े होने का काम है, उनको इन पचड़ों में नहीं पड़ना है। अब जिस तरीके से सुनने को मिल रहा है कि जी वो एफआईआर इसलिए नहीं हुई, एफआईआर की तो हम बात ही नहीं कर रहे या कोई भी नहीं कर रहा, तो एफआईआर ना होके उसकी एक डीडी एंट्री कर दी जाती कि जी यहाँ पे अधजले नोट इतने हैं, इनमें 5 बोरियों के अंदर है, या जो नोट नहीं जले गए हुए हैं उनकी एक इन्वेंट्री बना के उसको मालखाने में जमा करा लेते, जो बात अपना था, और फिर ये एक एविडेंस के तौर पे, सॉलिड एविडेंस के तौर पे फिर उनसे सवाल जवाब तलब करे जाते, जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी कर रही है या दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कर रहे हैं। वो है ना, सांप निकल गया अब लाठी मार रहे हैं जमीन पे, तो उसका कोई लंबा चौड़ा लाभ नहीं होगा। सर इसी पे हम आते हैं, सीन ऑफ क्राइम। सीन ऑफ क्राइम किसी भी क्रिमिनल इंसिडेंट का एक बहुत अहम हिस्सा होता है जी। यहाँ पर सीन ऑफ क्राइम के जो एविडेंसेस है उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया गया, और अगर ये कहें कि एक कोशिश की गई इस पूरे केस को रैप अप करने की। 2 चीजें हैं सर इसके। नंबर 1, अगर ये सीन ऑफ क्राइम को डिस्ट्रक्ट किया गया या रैप अप करने की कोशिश की गई, क्या आपको लगता है इसमें पुलिस का बहुत बड़ा रोल है? नंबर 1। नंबर 2 सर, आम आदमी छोड़िए, अगर किसी नेता के घर से ही 5 नोटों की गड्डियां मिलती तो प्रोसीजर क्या फॉलो करती पुलिस, एसओपी जिसको हम कहते हैं? 5 बोरियों की यहाँ बात है, आप 5 गड्ढे कर रहे हैं। अच्छा। तो 5 बोरियां हैं यहाँ तो। हाँ। अगर नॉर्मल कोर्स में हाँ। जैसा अभी कहते हैं कि जी बहुत चर्चा है इस बात की, जगह जगह डिबेट हो रही है जी कि जजेस को प्रोटेक्शन हासिल है, जजेस को ये हासिल है, जजेस को वो हासिल है। हाँ। नॉर्मल कोर्स में जैसे कि एक कोठी है, एक प्रेमाइसिस है, उसकी बाउंड्री है, ठीक है, उस बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जज साहब की सुरक्षा में वहाँ सुरक्षा गार्ड तैनात है। बिल्कुल ठीक। सीआरपी की सुरक्षा गार्ड वहाँ पे लगी हुई है, वहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो नॉर्मल कोर्स में अगर यही किसी के भी यहाँ मिलते, आप जजेस को छोड़ के किसी पुलिस वाले के यहाँ मिलता इतना माल, किसी नेता के मिलता, किसी ब्यूरोक्रेट के मिलता, किसी वकील के मिलता, या किसी भी डॉक्टर के मिलता, किसी के भी मिलता, चार्टर्ड अकाउंटेंट के मिलता, किसी के भी मिलता, तो एक पोर्शन में जिस तरीके से ये मिला, तो पुलिस या कोई भी तफ्तीशी एजेंसी वहां तो सर्च करती, उसको सील तो करती, बल्कि उस घर की भी तलाशी लेती पूरे की, कि इतनी बोरी तो यहाँ पड़ी है, अंदर भी कुछ माल पड़ा है। बिल्कुल साहब। और अपने सुपीरियर्स को इंटीमेट करते कि जी यहाँ हमने इतना बड़ा जखीरा नोटों का बरामद करा है, हम फर्दर सर्च इसके यहाँ पे ले रहे हैं, और उस पूरे घर को सील करते हैं। और जब इतना बड़ा अमाउंट मिलता है तो पुलिस की क्या ड्यूटी बनती है, उसकी फर्द बनाती, इन्वेंट्री बनाते हैं, उसको कोई भी मतलब जो लैप्सेज इसमें रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कभी नहीं कर सकते वहां पे। जो उनको इनकम टैक्स को इन्फॉर्म करना चाहिए था, उनको ईडी को इन्फॉर्म करना चाहिए था। ठीक। क्या वो जज साहब की तनख्वाह के पैसे थे? क्या वो अपनी जो वहां से मतलब उनके घर में उस पैसे का क्या काम था? भाई उनकी जो तनख्वाह है वो उनके अकाउंट में जाती है, बोरियों के वहां अंबार लगे हैं, क्या जो और कैश है जो वहां पे जो बच गया आग लगने से,
अब तरह तरह की बातें हैं, वो क्या पुलिस ने रिकवर करके रखा हुआ है, उसकी क्या फर्द बना के रखी हुई है, ठीक है। तो आपने पूरी एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया वहां पे। ठीक। तो नॉर्मल कोर्स में अगर किसी के यहाँ मिलती तो उस आदमी को वहीं से कान पकड़ के और जेल में ले जाते और उसको तभी पूछ लेते। 24 घंटे के अंदर ये पता चल जाता है कि भाई ये पैसा कहाँ से आया है, किसका पैसा है, किसने दिया और कौन इसके पीछे है। यहाँ पर तो 7 दिन तक दुनिया को पता ही नहीं चला। दुनिया मीन्स जो एक छोटा सा एस्टेब्लिश सिस्टम है, सीजीआई, सॉरी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और आपके सीजीआई, या जो एक्यूज्ड हैं, एक्यूज भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, जज साहब, इन सब के बीच में केस चल रहा था। बाकी तो बाहर की दुनिया को पता ही नहीं था जब तक कि वो मीडिया में नहीं आया। अब कौन से ऐसा सिस्टम है सर जो हमारे किसी लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे, जिन्होंने वो 5 नोटों के बोरियां उधर रखी हैं? कोई ऐसा सिस्टम है सर? कोई ऐसा इकोसिस्टम बना हुआ है जो उनको प्रोटेक्ट करे? जैसे आपने कहा, थानेदार साहब को किसने इंस्ट्रक्शंस दी? क्योंकि एक एसएचओ की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतनी बड़ी लैप्स करे। क्या इनको तो पता है कि ये आपने ईडी को इन्फॉर्म करना है, आपने इनकम टैक्स को इन्फॉर्म करना है, आपने बाकी कंसर्न अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना है। एसएचओ साहब ने ऐसा नहीं किया, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब ने ऐसा नहीं किया, इवन सीजीआई साहब, मुझे नहीं मालूम कि क्या उनको भी इन्फॉर्म करना चाहिए था कंसर्न अथॉरिटीज को या नहीं। अब 2 रोल बनते हैं सर। नंबर 1, दिल्ली पुलिस ने क्या अपना काम ढंग से किया? नंबर 2, क्या हमारे सीजीआई साहब ने, या जो जुडिशियल सिस्टम बना हुआ है, क्या उन्होंने भी अपनी ड्यूटीज को पूरी तरह से निभाया? जो दिल्ली पुलिस है, नॉर्मल कोर्स में जब वो अदालतों में जाते हैं तो कोर्ट का जो उनकी वर्किंग रहती है, जो पुलिस कई बारी जो फाइल जाती है, चार्जशीट जाती है कोर्ट में, वो गवाही में पेश होते हैं या किसी और कार्यवश किसी मुलजिम को लेके जा रहे हैं, किसी बेल में जा रहे हैं, गवाही में जा रहे हैं, तो वहाँ पे उनके जो लैप्सेस रहते हैं तो वहाँ पे झाड़ खाते रहते हैं। एक सबकॉन्शियसली एक जुडिशरी का प्रेशर उनके मन में रहता है, ठीक है, बैक ऑफ माइंड कहीं पे रहता है कि भाई जज का घर है, हम क्यों इस चक्कर में पड़े, हमने अपने सुपीरियर्स को बता दिया, हमने अपना ये काम कर दिया, हाई कोर्ट जज है। तो सबकॉन्शियसली वो डरे हुए इसमें जो लग रहा है उनकी वर्किंग से। दूसरे जो है कि भी कोई प्रेशर है, किसी भी मतलब पॉलिटिकल क्लास का प्रेशर है, जुडिशरी का प्रेशर है, या कोई और लालच है किसी भी तरीके का, और कोई कंसिडरेशन है जिसकी वजह से ये सारा का सारा हुआ। जैसे कहा जाता है कि भाई जजेस को ये प्रोटेक्शन है। जी सर, हाँ। तो वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, तो कोई भी प्रोटेक्शन किसी भी, जैसे कि आईएएस को, आईपीएस को, या जो लोग गवर्नमेंट का कोई काम करते हैं, तो ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी उनसे कोई गलती होती है तो गवर्नमेंट सर्वेंट को भी प्रोटेक्शन है, उसमें एक परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से, ठीक है, लीगल सैंक्शन लेनी पड़ती है। वो सैंक्शन जब तक नहीं आती आप उसको प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। वैसे ही जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, सपोज करो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जज जब काम कर रहा है वो ऐसा माना जाता है कि भाई निर्भीक होकर अपना वो काम करे। बिल्कुल ठीक सर। उसकी वर्किंग पे, उसकी जो जस्टिस डिलीवरी है उसके ऊपर किसी भी प्रेशर का, चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर हो या किसी भी और तरीके का प्रेशर हो, वो उसके ऊपर इफेक्ट ना करे। तो उसके चलते उनके ऊपर कोई भी ये चीज़ एफआईआर वगैरह है कोई भी नहीं हो सकती जब तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया परमिशन ना दे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ऐसा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। तो लेकिन ये एक बड़ी ही, मैं कहता हूँ कि एक हिपोक्रेसी है, और वो इसको जो आप वो गलत तरीके से इसकी इंटरप्रिटेशन है, वो उस काम के लिए है जब वो अपना न्याय संगत कोई काम कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो हमारे जजमेंट है उसको इन्होंने मिसरिप्रेजेंट करके अपनी एक तरह की जजेस ने या हमारे माय लॉर्ड्स ने एक इम्यूनिटी अपने चारों तरफ क्रिएट कर दिया ताकि वो किसी भी एक्ट ऑफ क्राइम में पकड़े जाएं उनको उस तरह की इम्यूनिटी मिले, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। मैं कहता हूं कि जो जजमेंट है वो उनके जो जुडिशियल कार्य वो करते हैं, जो भी कोर्ट में रहते हुए जो जजमेंट प्रोनाउंस करते हैं या जो भी और केसेस को डील करते हैं, उसके लिए इम्यूनिटी है। वो इम्यूनिटी उस कार्य को करने के समय अगर किसी को ये लगे कि जी इन्होंने हमारे खिलाफ कर दिया, किसी नेता के खिलाफ कर दिया किसी के, तो वो डर से निकलने के लिए वो है। दूसरे, सपोज करो इन नोटों की बोरियों की जगह अगर वहां किसी की लाश मिल जाती, वहां चरस की 2-3 बोरियां मिल जाती, अफीम मिल जाती, हीरोइन मिल जाती, कुछ मिल जाती, तो क्या उसको ऐसे ही छोड़ देते? उस सूरत में क्या करते? पुलिस को तब भी उसको सीज करना चाहिए था, उसको सील करना चाहिए था, उसकी इन्वेंट्री बनानी चाहिए थी,
जो चीफ जस्टिस ने जो रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजी है, उसके अंदर पुलिस ने जो उनको इन्फॉर्म किया है वो बाकायदा लिखा हुआ है अपनी रिपोर्ट में, जो इनक्लोजर्स लगाए हैं उसके अंदर लिखा हुआ है उस रिपोर्ट में पुलिस की कि जो सिक्योरिटी गार्ड जो रहते हैं उसके बराबर वाले कमरे में ये आग लगी है, जो बाकायदा लॉक रहता है। अभी जस्टिस यशवंत वर्मा से जो वर्जन उन्होंने लिया है, उन्होंने कहा है कि जी ये इसमें एक्सेस है, किसी का भी एक्सेस हो सकता है, इसमें CPWD के एम्प्लॉय घुस सकते हैं, इसके अंदर जो नौकर है मेरे वो जा सकते हैं, जो मेरे माली हैं वो जा सकते हैं। वो कब जा सकते हैं? वो जब जा सकते हैं जब उस कोठी के अंदर उनको एंट्री मिल जाए। बिल्कुल ठीक। वो तब घर के किसी भी पोर्शन में जा सकते हैं। उसके अंदर बाहर का आदमी को कूद के नहीं आ सकता। जो आपकी कोठी की देख रेख के लिए जो मुलाजिम तैनात हैं वो आपके घर के अंदर जा सकते हैं, उनका पास बनता है, उनको सिक्योरिटी अलाउ करती है। आम आदमी का एक्सेस तब होता है उसमें कि जब कहीं से और कोई आदमी उसमें घुसे, वहां पे CCTV कैमरे भी लगे होंगे, उनका DVR भी लेना चाहिए था। तो ये कहना कि जजमेंट की प्रोटेक्शन की वजह से जो ये इन हाउस मैकेनिज्म जिसको ये कहते हैं जजेस, ये टोटल हिपोक्रेसी है। इससे पब्लिक का जो है ना वो भरोसा जुडिशरी के एक अपना जो एक हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो बर्बाद होता है, उसके ऊपर जो आस्था है लोगों की वो खत्म होती है। चाहे वो लोअर जुडिशरी हो चाहे वो हायर जुडिशरी हो, भ्रष्टाचार इस कदर व्याप्त है। आप किसी भी कॉरिडोर में चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, वहां लोग चर्चा करते मिलेंगे आपको कि फला मैटर बड़े आदमी का फला जज के यहाँ लगा, उसमें इतने पैसे घूस खाए गए। फला बेंच के सामने है तो फला वकील को कर लो, मतलब ये बड़ा आम चर्चा का हो गया है। फला के सामने है तो फला वकील को, तो जैसे सेटिंग जो है जज की और वकील की कहीं ना कहीं एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है कहीं ना कहीं जज में। इन सब बातों का एविडेंस सच कोई नहीं है, लेकिन चर्चा बखूबी है। और चर्चा जब होती है जब कुछ होता है, कहीं ना कहीं धुआं तो है, वो बिल्कुल होता है जो, तो उसकी चर्चा जब ही होती है, वैसे नहीं। अब वो सफाई है, सपोज करो ये नोट मिले यहाँ से, वो कह रहे हैं कि ये ताला ऐसे था ताला वैसे था, मतलब 14 की आग लगी, 15 को तुमने सामान वहां से हटवा दिया, रिपोर्टें जा रही हैं कि जी वहां तो कुछ भी नहीं मिला। जब कुछ भी नहीं मिला, सपोज करो ये मुकदमा अदालत में जाएगा तो ये अदालत में फ्लैट हो जाएगा मुकदमा। जब माल मुकदमा ही नहीं है, केस प्रॉपर्टी वहां पे नहीं है, तो फिर कौन जज इसको सजा करेगा? सपोज करो जैसे जज साहब कह रहे हैं कि जी लोग मुझे बदनाम करने के लिए कॉन्स्पिरेसी है, उन्हीं की बात को ठीक मान लेते हैं कि जी उनकी बात ठीक है जी। तो ये कॉन्स्पिरेसी करी, ठीक है जी, तो कॉन्स्पिरेसी की मान लो जज साहब की बात ठीक है कि जी कॉन्स्पिरेसी करी, तो भैया आपने नोट क्यों हटवाए वहां से? किसकी हिदायत से वो नोट हटे जो जले थे? अगर मान लीजिए किसी भी ABCD आदमी ने वहां पे वो प्लांट करवा दिए, तो जब पुलिस को वो नोट मिलते तो एक उसकी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन तय होती। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है जो फोन से होगी, उसका तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, वो तो निकल जाएगी। लेकिन जो माल मुकदमा जिसे कहते हैं, केस प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं, मान लीजिए वो ठीक कह रहे हैं कि जी किसी ने कॉन्स्पिरेसी करी, तो भैया कॉन्स्पिरेसी तक भी जाने के लिए उसकी जरूरत है। अब कॉन्स्पिरेसी जेब में डाल के तो ला नहीं सकते। 3 बोरी नोट, 4 बोरी नोट या 5 बोरी के ऊपर लाके नहीं, अपना गट्ठर लाए होंगे, गाड़ी में ही लाए होंगे, तो उससे पहले के CCTV फुटेज वो सारी ढूंढ लेंगे। लेकिन कहीं पे चलने के लिए जीरो से जब हम आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4 करके ऊपर सीढ़ी चढ़ेंगे तो कहीं से तो शुरू करेंगे। वो किसके कहने से हटा? मान लो उन्हीं की बात ठीक है कि जी ये कॉन्स्पिरेसी है, तो हमें वो प्रॉपर्टी तो चाहिए था जहां से अपना निकला है। वो फोन ले लिए सिक्योरिटी वालों की, वो होगी ये होगी, वो तो सब वो जो करा जाएगा, वो तो निकल के आएंगी, मैसेज वैसेज ये वो हटा भी दिए होंगे तो भी वो पुलिस वाले उसको ढूंढ लेंगे। अगर मंशा ढूंढने की होगी तो इंस्ट्रक्शन सुपर से इंटरफेरेंस नहीं होगी तो पुलिस वाले बड़े कैपेबल हैं। अगर उनकी तफ्तीश को बाधित नहीं किया गया तो वो ढूंढ लाएंगे, जो ढूंढ के दे देंगे, सारा सीक्वेंस बन जाएगा। और अगर प्रोटेक्शन रही तो ये इंस्टीट्यूशन समझो तबाह हो गया। जो सीनियर जज थे दिल्ली हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से पहले हमने कुछ लोगों की मेरठ में मीटिंग रखी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑल ओवर इंडिया से वोटर है, तो लगभग 2002 की बात है। तो हमने वहां के मेरठ के जो लोग थे, हमारे एक मित्र सेक्रेटरी का चुनाव लड़ रहे थे वहां पे, वो बाद में सेक्रेटरी बने भी, ठीक है। उनके चुनाव में हम यहाँ से तो एक सेमिनार हमने रखा था, तो यहाँ से दिल्ली से वो गए थे, दिल्ली हाई कोर्ट के बड़े सीनियर जज थे जी। तो उन्होंने ये कहा था कि वहां बोलते हुए कि भी आम आदमी के बारे में वो एक सेमिनार था कि आम आदमी का फेथ जो जजेस के ऊपर है, कैसे वो जस्टिस डिलीवरी हमारी होती है, वो एग्जैक्ट टॉपिक मेरे याद नहीं। तो उन्होंने कहा था कि भाई आगे टाइम ऐसा आएगा जब जजेस को पब्लिक जूते मारेगी,
बाद में वो एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने, ठीक है। उन्होंने 2002 में ये कहा था, आज 2025 है। वो घटना मुझे बार बार याद आती है, जब भी कभी ऐसी कोई घटनाक्रम होता है तो ये घटना मुझे याद आती है कि टाइम आएगा जब लोगों को जिस हिसाब से जुडिशियल ऑफिसर काम कर रहे हैं कि पब्लिक जूतों से मारेगी, और वो अब दिन दूर नहीं, ठीक है। उसके बाद सही में जूते पड़े। 30,000 कोर्ट में एक कैदी ने लॉकअप के अंदर, ठीक है, वो बैग के अंदर पॉटी करके और वो फेंक के उसके मुंह जज के ऊपर मारी थी, जज के ऊपर मारी। और इंटरेस्टिंग चीज, जज साहब बैठे रहे थे आधा घंटा फोटो खिंचवाने के लिए। इनफैक्ट सर, इसको हम कंक्लूड करते हैं तो कंक्लूड करते वक्त मुझे जो दिल्ली फायर ब्रिगेड का एक जो जवान है, उसने जो जज साहब के उस स्टोर रूम में उन नोटों को जलते हुए जो कहा ना, वो बहुत अच्छा डायलॉग था। उसने कहा था महात्मा गांधी जल रहे हैं, और हकीकत में आपकी बातें सुनकर के ऐसा लगता है जैसे हमारे हाई कोर्ट के जज या हमारे जो ऑनरेबल जजेस हैं, उनके घर के अंदर महात्मा गांधी जल रहे हैं। हमारा जो थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है वो खतरे में है, वो टूट रहा है, और अगर उसको अकाउंटेबल नहीं बनाया गया तो आने वाले टाइम में वो जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा था, वो हो सकता है पब्लिकली हो। अभी तो कोर्ट में हो रहा है जूते मारने का जो आपने इंस्टांस बताया। लोग इतने दुखी हो चुके हैं, इतने, और अगर हमारा फेथ जुडिशरी पे नहीं रहा तो फिर किस पे रहेगा? जो इम्यूनिटी मिली हुई है उसके नाम पे ना ये एक वो निरंकुशता आप कह सकते हो कि निरंकुश हो गए हैं। वर्ल्ड के किसी भी आप कोने में चले जाएं, जज हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, इवन लास्टली आपने देखा होगा अमेरिका जैसे बड़े देश के अंदर प्रेसिडेंट जो थे, प्रेसिडेंट ट्रंप को भी वहां पे ट्रायल हुआ, उसको भी अदालतों के सामने जाना पड़ा, और एक छोटे छोटे जज के यहाँ भी जाना पड़ा। ठीक। तो ये जो हिपोक्रेसी बनी हुई है ना कि जजेज इनको भगवान से ऊपर का दर्जा दे दिया गया है, तो ये निरंकुशता को इनकी खत्म करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना पार्लियामेंट की सुपरमेसी बताता है, जो कानून बनाने वाली अपना जो संस्था है हमारी वो पार्लियामेंट है। बिल्कुल ठीक है। उनकी इंटरप्रिटेशन कानून की ये करते हैं, वो इनको हक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। बिल्कुल। बट अपराध करके आप उस इंसुलेशन को क्लेम करें वो गलत है, उसकी इंटरप्रिटेशन गलत है, मैं उससे एग्री नहीं करता। और ये हाई टाइम है कि भी इनको उससे खुद ही कह देना चाहिए। आज प्राइम मिनिस्टर के बारे में आप सारी जानकारी ले सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में ले सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के बारे में ले सकते हैं, किसी भी मंत्री, किसी भी आईएएस का, किसी भी आईपीएस कोई क्राइम करेगा तो वो उसी दौर से उसको गुजरना पड़ेगा जैसे नॉर्मल कॉमन मैन। तो ये कोई भगवान तो हो नहीं गए, इनको इतनी प्रोटेक्शन जो मिल रही है उससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। चलो सर, आप अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।